शाम के समय एबिगेल एक खाली थिएटर में बैले का अभ्यास कर रही होती है। इस बीच एक समूह अपराधी हमला करने की तैयारी में है। हैकर एबिगेल के घर में सभी सुरक्षा कैमरों को बंद कर देता है और स्नाइपर छत पर चढ़ जाता है। जब एबिगेल थिएटर छोड़ती है तो उसका ड्राइवर उसे कार में बैठा लेता है, बिना यह जाने कि अपराधियों ने उसके नीचे एक ट्रैकर लगा दिया है। जैसे ही कार चलनी शुरू होती है, अपहरणकर्ता भी हरकत में आ जाते हैं। हैकर घर के दरवाजे खोलता है और अपराधी के 3 सदस्य एबिगेल के शयन कक्ष में छुपने के लिए फर्नीचर के पीछे घुस जाते हैं। वो महिला महसूस करती है कि वे विरोध में एक बच्चे का अपहरण करेंगे, क्योंकि वह आमतौर पर बच्चों के साथ पंगा नहीं लेती है, लेकिन दूसरे उसे इससे निपटने के लिए कहते हैं। जल्द ही एबिगेल घर पहुंचती है और बिस्तर पर चढ़ जाती है, तो अपराधी मौके का फायदा उठाने का निर्णय लेते हैं। एक आदमी उसे नीचे दबाने की कोशिश करता है, पर एबिगेल उसके हाथ में पेंसिल घोंप देती है। दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह ढक देता है, जबकि पहला व्यक्ति उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला एक बच्चे को चोट पहुंचाने से उसे रोकती है। फिर वह एबिगेल को सुलाने के लिए एक निद्रावस्था इंजेक्शन देती है। टीम का दूसरा हिस्सा बाहर इंतजार कर रहा होता है और घर में मौजूद लोगों को आने वाली कार के बारे में चेतावनी देता है, जबकि स्नाइपर आने वाली कार पर नजर रखता है। तीनों एबिगेल को एक बैग में डालकर खिड़की से बाहर निकलने की जल्दी में होते हैं। जैसे ही वे बगीचे को पार करते हैं और स्नाइपर के साथ फिर से मिलते हैं, अलार्म सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। सौभाग्य से आखिरी 2 अपराधी उन्हें समय पर उठा लेते हैं और वे बिना किसी समस्या के भाग निकलते हैं। वे सवारी करते हैं, एबिगेल की नब्ज जांचते हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें कि वह ठीक है, और उसे आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब वे ट्रैफिक के करीब पहुंचने वाले होते हैं, हैकर ड्राइवर से एक अलग सड़क लेने को कहता है, लेकिन ड्राइवर अचानक मोड़ लेता है और वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छिपा देता है। अंततः वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जो शहर के बाहर एक पुराना परित्यक्त महल है। वहां वे लैम्बर्ट से मिलते हैं, आदमी जिसने उन्हें काम पर रखा था। एबिगेल को एक बिस्तर से हथकड़ी लगाने के बाद लैम्बर्ट समूह को नियमों की याद दिलाता है। उन्हें कोई भी नाम या पीछे की कहानियां साझा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आपस में शरारती होने से बचना चाहिए। ये एक 24 घंटे की नौकरी है, इसलिए उन्हें एबिगेल का ध्यान रखना होगा जब तक उसका अमीर पिता $50 मिलियन नहीं भेजता। लैम्बर्ट यह नहीं बताते कि डैड कौन है, पर वे सभी के फोन इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। जाने से पहले लैम्बर्ट हर टीम के सदस्य को राइट पैक से प्रेरित एक कोड नेम देता है। इसके बाद टीम घर में मौजूद सभी पेय पदार्थों का आनंद लेना शुरू कर देती है। जॉय डीन के साथ अपनी कैंडी साझा करने से इनकार करती है, जो खुद को चतुर बताने की कोशिश करता है और हर किसी की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, पर वह असफल रहता है। जब जॉय उसकी नकल उतारता है तो बाकी लोग कुछ पैसे की शर्त लगाते हैं कि वह बेहतर कर सकती है या नहीं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े और व्यक्तित्वों को पढ़कर वह सभी का सही अनुमान लगाती है। फ्रैंक पहले एक जासूस हुआ करते थे, पीटर एक कम अक्ल वाला माफिया प्रवर्तक है, हैकर सैमी पैसे वाले घर से है और यह सब मजे के लिए कर रहा है, रिकल्स एक पूर्व मरीन स्नाइपर है, और डीन एक समाजशास्त्री ड्राइवर है। बदले में फ्रैंक का निष्कर्ष होता है कि जॉय एक पुनर्प्राप्त नशे की लत से जूझ रही है। फिर जॉय एबिगेल की जांच करती है, जो शिकायत करती है कि आंखों पर बंधी पट्टी बहुत तंग है। जॉय अपना चेहरा ढक लेती है और अंधाधुंध उतार देती है। वह यह भी देखती है कि हथकड़ी उसे दर्द दे रही है, इसलिए वह अपने हाथों को आगे की ओर फिर से हथकड़ी में बांध लेती है। चूंकि एबिगेल रो रही होती है, जॉय समझाता है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें केवल पैसे चाहिए, इसलिए एबिगेल उससे गुलाबी वादा करती है। जॉय बताती है कि उसका एक बेटा है, और बदले में एबिगेल उसे बताती है कि उन्होंने एक गलती की है क्योंकि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। जब जॉय जाने वाली होती है, एबिगेल उसे बताती है कि उसे उसके साथ जो होने वाला है उसके लिए खेद है। चिंतित होकर जॉय समूह में वापस आता है और फ्रैंक से कहता है कि एबिगेल के पिता हिंसक इंसान हो सकते हैं। फ्रैंक इसे एबिगेल द्वारा जॉय को बुरा महसूस कराने की कोशिश मानता है, लेकिन जब सब विचलित होते हैं, वह बच्चे की जांच करने जाता है। वह उसे बिना पट्टी के देखकर चौंक जाता है और तुरंत अपना चेहरा ढकता है और उसे बंदूक दिखाते हुए इंतजार करता है जब तक वह कसम नहीं खाती कि उसने उसे नहीं देखा। तब फ्रैंक उसे दबाव देता है जब तक वह कहती है कि उसका पिता क्रिस्टी ऑफ लाजार है। डर कर फ्रैंक समूह में वापस भागता है और घोषणा करता है कि वह जा रहा है। बाकी सब एक स्पष्टीकरण मांगते हैं और फ्रैंक समझाते हैं कि लड़की क्रिस्टोफ लाजार की बेटी है, एक बहुत खतरनाक और ताकतवर अपराधी बॉस। जॉय और रिकल्स भी नाम पहचानते हैं और फ्रैंक की चिंता में शामिल होते हैं। आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस होती है और अंत में वे पैसा पाने के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं, जिसका उपयोग वे बाद में वहां से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कर सकते हैं। वे परिधि पर नजर रखने और सभी दरवाजे बंद रखने के लिए सहमत होते हैं। बाद में जॉय घर के चारों ओर देख रहा है, एक आवाज का पीछा करते हुए जो केवल एक खुली खिड़की है। जब वह शोर को रोकने के लिए इसे पूरा खोलती है, वह एक पुरानी मूर्ति देखती है जो एक पिता और उसकी संतान की होती है। फिर वह रिकल से टकराती है, जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और असफल होता है। वह उससे यह भी कहता है कि वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता और वे एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। इस बीच सैमी एक कमरे में टीवी के साथ मिलती है और अचानक उसके पीछे किसी की उपस्थिति से चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ डीन होता है जो मजाक कर रहा होता है। वो सैमी के साथ फ्लर्ट करने का साहस करता है, जिसे सैमी गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है। फिर डीन एक सोते हुए पीटर को ढूंढता है और उसके चेहरे पर एक आदमी का अंग बनाता है। वह घर के चारों ओर घूमता रहता है और एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है जिसमें पुरानी तस्वीरों का ढेर लगा होता है। उनमें से एक में एबिगेल जैसी दिखने वाली एक लड़की की तस्वीर होती है। इसके बाद वह तहखाने के रसोई घर में जाता है, जहां एक दरवाजा अपने आप खुलता है। उलझन में वह कमरे में प्रवेश करता है और एक चूहे से चौंक जाता है। जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसके पैरों को पकड़कर खींच लेती है। सैमी उसकी चीखें सुनता है और तहखाने में जाता है, जहां उसे डीन मेज पर बैठा मिलता है। जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसका सिर गिर जाता है और सैमी चिल्लाते हुए उल्टी कर देता है। जल्द ही बाकी लोग भी तहखाने में पहुंच जाते हैं और वे सहमत होते हैं कि सैमी में इतनी ताकत नहीं है। वास्तव में ये उन्हें लाजार के हिटमैन वॉल्डेज के बारे में कहानियों की याद दिलाता है। कई साल पहले लाजार के गिरोह के 3 शीर्ष सदस्यों को FBI ने पकड़ा था।
मुकदमे से एक रात पहले उन्हें एक होटल की ऊपरी मंजिल पर छुपा कर रखा गया था। हर कोने पर एजेंट्स की निगरानी थी। अगली सुबह FBI ने धावा बोला और उनके शव सिर कटे हुए और अंग गायब पाए। कमरे में आने जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस दरवाजे के जो 23वें मंजिल पर था। चिंतित होकर वे लड़की की जांच करने का फैसला करते हैं और उसे कमरे में ठीक पाते हैं। रिकल्स अभी भी वॉल्डेज से डरता है और जाना चाहता है, लेकिन जब वे सामने का दरवाजा खोलते हैं तो एक और बंदी गेट होने की खोज करके चौंक जाते हैं। पीटर इसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और इससे एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो सभी खिड़कियों को ढक लेती है। इसका मतलब है कि अब समूह अंदर फंस गया है। जॉय निष्कर्ष निकालता है कि यह एक जाल है और रिकल्स अपने हथियार की जांच करने के लिए दौड़ता है, केवल ये पाने के लिए कि वह गायब है। जॉय अबिगेल के पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या उसने उसके और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा, लेकिन वह यह भी बताती है कि फ्रैंक ने उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वॉल्डेज था। इसके बाद जॉय रिकल्स से मिलता है और वे दोनों जो कुछ भी जानते हैं उसे साझा करते हैं। नतीजा यह निकलता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। वे बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन जब जॉय कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह एक आवाज सुनता है। रिकल्स काफी अजीब तरह से खड़ा होता है, इसलिए वह उसकी जांच करने जाती है और पाती है कि वह गंभीर रूप से चोटिल है। उसका मृत शरीर उसकी बाहों में गिरता है और वह उसे नीचे रखकर तेजी से नीचे भागती है। गुस्से में जॉय फ्रैंक पर अपनी बंदूक तानती है, उसे वॉल्डेज कहती है और रिकल्स को मारने का आरोप लगाती है। फ्रैंक भी अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि जॉय एबिगेल से अपने आप को मनवा रही है। वह पीटर से कहता है कि वह एबिगेल के बारे में कुछ करे, इसलिए पीटर कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। वह गोली चलाने से पहले ही जॉय आ जाता है और उसे तुरंत निरस्त कर देता है। सैमी और फ्रैंक भी आते हैं और एक बहस शुरू हो जाती है। इस बीच एबिगेल आसानी से हथकड़ी खोल देती है और खड़ी हो जाती है। बैले की एक मुद्रा का उपयोग करके अपना असली चेहरा दिखाती है। वह वास्तव में एक पिशाच है। एबिगेल पीटर पर कूदती है और उसे काटने वाली होती है, पर फ्रैंक उसे गोली मार देता है। सबके चौंकने की बात है, एबिगेल बस उठ बैठती है जैसे घाव अपने आप ठीक हो जाता है। जॉय उसे भी गोली मारता है, लेकिन स्पष्ट है कि गोलियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वे दौड़ते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। समूह यह सोचकर चर्चा करता है कि वे क्या करें, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि एबिगेल शुरू से ही वॉल्डेज थी। सभी दरवाजे चुंबकीय तालों और 2 इंच मोटी शटरों से लैस हैं, इसलिए उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और सैमी के पास उन्हें हैक करने का उपकरण नहीं है। सभी तनाव में हैं और जब पीटर उनसे धीमे होने को कहता है, फ्रैंक उसे गले से पकड़ लेता है, चुप रहने की धमकी देते हुए। अंत में फ्रैंक और जॉय पुल स्टिक्स उठाते हैं ताकि स्टेक बना सकें, जबकि सैमी रसोई में लहसुन की खोज करता है। जॉय मदद नहीं करती क्योंकि वह सोचती है कि एबिगेल को मारना केवल उसके पिता को उनसे नाराज कर देगा। तैयार होने पर तीनों एबिगेल के कमरे में दौड़ते हैं, केवल उसे खाली पाते हैं। अचानक उन्हें संगीत सुनाई देता है, इसलिए वे दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें एबिगेल डीन के शरीर के साथ नाचते हुए मिलता है। पहले तो वह एक प्यारी लड़की होने का नाटक करती है, लेकिन जब सैमी हमला करता है, एबिगेल उस पर कूदती है और लहसुन की गंध लेती है, जो कुछ भी नहीं करता। फ्रैंक को धकेल दिया जाता है जब वह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे उठाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एबिगेल आसानी से उसे जमीन पर फेंक देती है और उसकी माला का क्रॉस छीनकर उसके छाती पर मारकर उसे खूनी बना देती है और साबित कर देती है कि क्रॉस भी उस पर असर नहीं डालते। अगले फ्रैंक उसे पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है, हालांकि एबिगेल जल्दी से उसे निरस्त कर देती है और इसके बजाय उसकी टांग में चाकू घोंप देती है। हार मानकर तीनों नीचे जाते हैं, जहां जॉय उनके घावों की मदद करता है। वह उन्हें याद दिलाती है कि जब उन्होंने एबिगेल का अपहरण किया था तब इंजेक्शन काम कर गया था और उनके पास अभी भी एक अतिरिक्त इंजेक्शन है। वे सहमत होते हैं कि अलग हो जाएं और जो भी पहले लड़की को ढूंढता है उसे जॉय को उनके ईयरपीस के जरिए सूचित करना चाहिए ताकि वह उसे सरप्राइज के साथ सिरेंज से मिला सके। समूह घर की खोज शुरू करता है और सैमी एक गंदे गलियारे से गुजरता है, जहां उसे चमगादड़ों का झुंड देखकर चौंक जाता है। इससे वह एक पुल में गिर जाती है और जब वह समझती है कि यह सड़े हुए शवों से भरा है तो चिल्लाती है। और भी बुरा, उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ता है। इस बीच एबिगेल पीटर को चौंका देती है, जो डर के मारे भाग जाता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि एबिगेल दरवाजा तोड़ देती है और उसका पीछा करते हुए बैले मूव्स के साथ दौड़ती है। पीटर जितना हो सके उतनी तेजी से भागता है जब अचानक फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और उसे मारता है, जिससे वह रेलिंग से गिर जाता है। फिर एबिगेल फ्रैंक का पीछा करती है, उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है इससे पहले कि वह उस पर बैठ जाए। जॉय मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल उसके हाथ को मारकर सिरिंज को एक तालाबंद गेट के माध्यम से उड़ा देती है। सैमी एबिगेल को पकड़कर उसे खींच लेता है, इसलिए बच्चा उसकी बांह पर काट लेता है। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक को पैर से पकड़कर उड़ने लगती है, सिर्फ पीटर के अचानक उसे टैकल करने और फ्रैंक को छोड़ देने के लिए। पीटर एबिगेल को नीचे दबाकर रखता है, जबकि जॉय सिरिंज को जल्दी से हासिल कर लेता है। तुरंत एबिगेल में सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है। बच्चा कुछ गंभीर धमकियां देता है और जॉय को भयानक बातें कहता है उसके पहले कि बेहोश हो जाए। सैमी घबरा जाती है और सोचती है कि क्या वह काटने के कारण बदल जाएगी। कुछ ही पलों में एबिगेल एक लिफ्ट में बंद होकर जागती है। जॉय कहता है कि अगर वह वहां से निकलने का तरीका बता दे तो वे उसे जाने देंगे। इसके बजाय एबिगेल स्वीकार करती है कि उसने सब कुछ योजनाबद्ध किया था और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। वह उनके असली नाम और पृष्ठभूमि तक जानती है। सैमी ने अपने अमीर माता पिता के बैंक खाते से पैसे लेकर अपने करियर की शुरुआत की और अंततः एक विशेष बड़ी मछली के पीछे गई। पीटर एक अपराध परिवार के लिए मांसपेशी के रूप में काम किया और अपने दल से चुराया। फ्रैंक एक डिटेक्टिव के रूप में काम करते हुए एक विशेष अपराध परिवार में घुस गया और अवैध जीवन का आनंद लेने लगा।
जॉय एक पूर्व आर्मी मेडिक है जिसे दवाओं की लत लगने के कारण निकाल दिया गया था और उसने अपने बेटे को उसके बुरे पिता के साथ छोड़ दिया ताकि वह कुछ बहुत ही संदिग्ध लोगों के लिए अंडरग्राउंड डॉक्टर बन सके। एक दिन उसने गलती से एक गैंग सदस्य को मार डाला जब वह एक गोली निकालने की कोशिश कर रही थी। पता चलता है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह से लाजर या उसके गिरोह को नुकसान पहुंचाया है और जॉय का कहना है कि अबिगेल अपने पिता के दुश्मनों को सिर्फ इसलिए मार डालती है ताकि वह उससे प्यार करे। अबिगेल ने उन्हें मारा नहीं जैसे ही वे आए क्योंकि उसे अपने खाने से खेलना पसंद है। उसका कहना है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो वह उनमें से 2 को जीवित छोड़ देगी। फ्रैंक उसे मारने का सुझाव देता है, इसलिए गुस्से में अबिगेल पेशकश को बदल देती है कि वह केवल उसे बचाएगी जो उसे बाहर निकालेगा। पीटर जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और जॉय भी वही करती है जैसे वो और फ्रैंक समझाते हैं कि अबिगेल झूठ बोल रही है। पीटर उसे फिर भी आजाद करने की कोशिश करता है, इसलिए जॉय उसे गोली मार देता है। फिर समूह छोड़कर चला जाता है सिवाय फ्रैंक के, जो पहरा देने का स्वयंसेवक बनता है। सभी के जाने के बाद फ्रैंक कहता है कि अगर वह उसे बताती है कि घर से बाहर कैसे निकला जाए तो वह उसे जाने देगा। अबिगेल समझाती है कि उसे पुस्तकालय में अगाथा क्रिस्टी की किताब को खींचना होगा ताकि एक गुप्त दरवाजा खुल जाए। फ्रैंक उसका धन्यवाद करता है लेकिन उसे छोड़ने से इनकार कर देता है, इसलिए अबिगेल दरवाजा तोड़कर उसे धकेलती है और उसकी ओर नृत्य करती है। उसी क्षण जॉय आता है और एक खिड़की की लकड़ी की पट्टियों को तोड़ देता है जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है। अबिगेल के हाथ पर तुरंत प्रकाश से जलन होती है और वह छिपने के लिए अंधेरे में भाग जाती है ताकि वह अपना हाथ फिर से उगा सके, जबकि जॉय और फ्रैंक भाग जाते हैं। पूरा समूह पुस्तकालय तक पहुंचता है और ऊंची खिड़की से आ रही धूप में रहता है जो जॉय ने सुबह खोली थी। सैमी को कुछ नहीं होता, इसलिए वह सोचती है कि वह नहीं बदलेगी। फ्रैंक अबिगेल द्वारा बताई गई किताब को खींचता है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। वह गुस्से में तमाशा करते हुए जॉय कोशिश करने लगता है। दीवार को तोड़ने का कोई फायदा नहीं। उसकी कैंडी खत्म हो चुकी है, इसलिए वह बहुत चिंतित हो रही है। जॉय सैमी को समझाता है कि उसने अपने बेटे को साफ सुथरा होने के लिए छोड़ दिया था और योजना इस नौकरी के पैसे से उसके पास वापस जाने और नई शुरुआत करने की थी। ये शब्द सुनकर सैमी को एक विचार आता है, अगर वे पावर सोर्स को ढूंढ सकें तो वह तालों को शॉर्ट कर सकती है। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और घर की खोज करती है। अचानक अबिगेल फिर से संगीत बजाती है और बाइक के जरिए सैमी पर नियंत्रण कर लेती है। वह जल्दी से एक वैम्पायर में बदल जाती है और पीटर पर हमला करती है, उसके गले को काटती है। अबिगेल सैमी के माध्यम से उससे बात करती है जबकि वह खुद को खिलाती रहती है और उसे मार डालती है। फिर अबिगेल सैमी को वैसे नाचने के लिए मजबूर करती है जैसे वह खुद नाचती है। आखिरकार जॉय और फ्रैंक आते हैं, इसलिए सैमी अपना चेहरा छिपाए रखती है। हालांकि बाकी लोग संदिग्ध होते हैं, इसलिए सैमी उन्हें अपना परिवर्तन दिखाती है और दोनों तुरंत भाग जाते हैं। सैमी उनका पीछा करता है और वे पुस्तकालय तक पहुंच जाते हैं, जहां अबिगेल सैमी की आवाज में बताती है कि उसे वह कमरा क्यों नापसंद है क्योंकि वहीं उसके पिता ने उसे बदल दिया था। जॉय एक ट्रे पकड़ता है और सूरज की रोशनी उस पर प्रतिबिंबित करता है जिससे सैमी का शरीर विस्फोट हो जाता है। उसी क्षण एक गुप्त द्वार खुलता है और हालांकि जॉय और फ्रैंक सोचते हैं कि यह एक जाल है, वे इसके माध्यम से जाने का निर्णय लेते हैं। एक गलियारे से गुजरते हुए वे पाते हैं कि महल का नियंत्रण लैम्बर्ट के पास है, जो एक पिशाच भी है। लैम्बर्ट जॉय को गर्दन से पकड़ता है जबकि वह सब कुछ समझाता है। अबिगेल ने उसे 2 साल पहले बदल दिया था जब उसे पता चला कि उसने फ्रैंक को गिरोह में घुसपैठ करने में मदद की थी। उसने उसके परिवार को भी धमकी दी और अब वह सब कुछ करता है ताकि वह उसके पिता के दुश्मनों को यहाँ ला सके और वह खेल सके। वह पहले ही लाजार को स्थिति के बारे में सूचित कर चुका है और वह हवेली की ओर रवाना हो चुका है। लैम्बर्ट अबिगेल और उसके पिता दोनों को मारना चाहता है, इसलिए वह फ्रैंक को मोड़ने का प्रस्ताव करता है अगर वह मदद करने का वादा करता है। फ्रैंक सहमत है, इसलिए लैम्बर्ट जॉय को बेहोश कर देता है और फ्रैंक को काट लेता है। अगला लैम्बर्ट फ्रैंक को अपना खून पीने के लिए मजबूर करता है और जॉय जागता है ताकि वह फ्रैंक को दर्द से वैम्पायर में बदलते हुए देख सके। उसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक से कहता है कि वह जॉय पर आहार करे। हालांकि फ्रैंक उसे एक खूंटे से गोदता है, इससे लैम्बर्ट विस्फोट हो जाता है। उस समय अबिगेल आती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे पराजित करके उसका खून पी लेता है। जॉय इस अवसर का उपयोग करते हुए कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है और सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय करती है। वह अपना फोन भी प्राप्त कर लेती है, लेकिन जब वह गुप्त गलियारे से दौड़ती है तो निकास बंद होता है, जबकि फ्रैंक अबिगेल पर खाना खत्म करता है और उसके शरीर को गिरा देता है। जॉय अपने बेटे को फोन करता है और उसके वॉइसमेल में एक हृदयस्पर्शी भाषण छोड़ता है। फ्रैंक उसे पाता है और तुरंत उसे वापस लाइब्रेरी में धकेल देता है, जहां वह उसे फर्नीचर के खिलाफ पटकने के लिए घुमाता है। जॉय अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन एक वैम्पायर को उसके मुक्के कुछ भी असर नहीं करते। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ती है और नीचे फेंक देती है, लेकिन अबिगेल ठीक समय पर उसे पकड़ लेती है। अबिगेल समझाती है कि वह अकेले उसे हराने के लिए बहुत कमजोर है और जॉय से मदद मांगती है कि वह फ्रैंक को मारने में उसकी सहायता करे। वादा करती है कि अगर वह ऐसा करती है तो उसे जाने देगी ताकि वह अपने बेटे को फिर से देख सके। फ्रैंक उनके पास आता है और लड़कियां उससे लड़ने के लिए एकजुट होती हैं, पर चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, साफ तौर पर वह दोनों की ताकत से अधिक मजबूत है। जब वह अबिगेल को नीचे गिराता है, वह जॉय के कंधे में स्टेक से चाकू मारता है और उसे एक स्तंभ पर फंसा देता है। फिर वह अबिगेल से लड़ने के लिए वापस जाता है। जैसे ही लड़की अपनी गुलाबी उंगली उठाकर जॉय को उनके वादे की याद दिलाती है, उसे फिर से काट लेता है। अबिगेल नीचे है। फ्रैंक जॉय को खूंटे से उतारता है और उसकी गर्दन काटने से पहले उसे फर्श पर फेंक देता है। जब वह जागती है, फ्रैंक अपनी वैम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे स्टेक उठाने और अबिगेल के पीछे जाने को मजबूर करता है। हालांकि जॉय नाटक कर रहा है, इसलिए वह पलटती है और फ्रैंक को धक्का देती है, जिससे एबिगेल को उस पर कूदने का मौका मिलता है। जैसा कि वह समझाती है, शक्तियां पूरी तरह से विकसित होने में समय लेती हैं, इसलिए वह अभी तक जॉय को नियंत्रित या बदल नहीं सकता। जब वे विचलित होते हैं, जॉय स्टेक को प्राप्त करती है और फ्रैंक को नीचे खींचती है। फिर वह और एबिगेल मिलकर उसे चाकू मारकर उसके टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद जॉय चिंतित है कि वह भी बदल सकती है,
लेकिन एबिगेल पुष्टि करती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। वादा किया। एबिगेल जॉय को जाने देती है और उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। अचानक किसी ने जॉय के कंधे को पकड़ लिया। वो एबिगेल के पिता लाजर हैं, जो कहते हैं कि उनके वर्षों में कई नाम थे। वह जॉय को मारना चाहता है, हालांकि एबिगेल उसके बचाव में आती है, कहती है कि जॉय ने उसकी जान बचाई और जब वह नहीं था तब उसके साथ थी। लाजर ने जॉय के हाथ को चूमा और उसे जाने दिया। जॉय वैन की ओर वापस भागती है और पता चलता है कि उसके पास अभी भी एक लॉलीपॉप बचा है, इसलिए वह उसे खाते हुए चली जाती है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस जैसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।